प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान से आचार्य भूगोल राजकीय कला महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड भूगोल विषय के प्रश्न पत्र भारत का भूगोल का टॉपिक विभिन्नता में एकता, भारत में विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी विषय पर बात करेंगे। जैसा हमें सबको विदित है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। इतना बड़ा देश होने के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार की, जिनमें हम कह सकते हैं भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि अनेकों तरह की विविधताएं और विभिन्नताएं हमें देश में देखने को मिलती हैं। और इन सभी विविधताओं या विभिन्नताओं को हम मुख्य रूप से 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं या 7 बिंदुओं के रूप में उनका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 पर जो विविधता या विभिन्नता की जो बात है, उसको हम संरचनात्मक विविधताएं कह सकते हैं, जियोलॉजिकल डाइवर्सिटीज। संरचनात्मक रूप से अगर बात करें तो भारत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जो एक दूसरे से सर्वथा भिन्न और हैं और अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। इसमें अगर हम बात करें संरचनात्मक विविधताओं की, तो 3 मुख्य भागों में भारत को हम विभाजित कर सकते हैं, जो कि अपनी विविधता लिए हुए है। उसमें नंबर 1 पर हम प्रायद्वीपीय पठार को रख सकते हैं, जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। प्राचीन पठार को दक्षिणी पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ है और इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी हम जानते हैं या ये विख्यात है। इसी प्रकार भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार ये भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम खंड है और भूपर्पटी की जो मुख्य प्लेटें हैं उनमें से एक है, जिसे भारतीय प्लेट कहा जाता है या जिसे भारतीय प्लेट हम इंडियन प्लेट के नाम से उसको जानते हैं। दूसरे नंबर पर हम ले सकते हैं हिमालय पर्वत तथा उससे संबंधित पर्वतमाला। हिमालय पर्वत एक नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है ये, और विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में जो वर्तमान में हिमालय पर्वत है, वहाँ पर एक विशाल भू अभिनति थी जिसे 33 सागर के नाम से जाना जाता है। इस विशाल सागर के उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में जो है वो गोंडवाना लैंड था। ये स्थलीय भाग थे और कुछ भूगर्भीय हलचलों के कारण इन दोनों स्थलीय भागों का एक दूसरे के समीप आना हुआ और 33 सागर में जो निक्षेपित तलछट थी उस पर संपीड़न होने लगा और उस संपीड़न के कारण, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत, इस संपीड़न के कारण ये तलछट वलित होकर ऊपर की ओर उठने लगा और उसी कारण से वर्तमान में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने जो बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो पढ़ा है वेगनर का, उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई है वो एक भूसन्नति से हुई है। तो उसी को वैज्ञानिकों ने एक आधार माना है इसका, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति का। भारत में भूगर्भ संबंधी विविधताओं का अनुमान हम इससे लगा सकते हैं कि विश्व के जो नवीनतम पर्वत कह सकते हैं हम, हिमालय एक और तो उत्तर में स्थित है, तो साथ ही साथ
प्राचीनतम पर्वत अरावली भी भारत में ही स्थित है। भारत के उत्तरी भाग में या मध्य भाग में हम कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विविधता है भारतीय प्रायद्वीप में या भारत में एक संरचनात्मक विविधता के रूप में अगर हम बात करें तो। और तीसरा भाग जो है उसको तीसरे उपभाग के रूप में हम बात कर सकते हैं सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान की। उत्तर में हिमालय के दक्षिण में और दक्षिण के पठार के मध्य में जो एक विशाल उत्तर का विशाल मैदान है, जिसे सिंधु गंगा का मैदान भी, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। ये विशाल मैदान भारत का उत्तर का बड़ा मैदान है, जो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार के मध्य में स्थित है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से महत्व का क्षेत्र है। और ये मैदान अर्ध चंद्राकार रूप में है। पश्चिम में सिंधु नदी के डेल्टा से पूर्व में गंगा नदी के डेल्टा तक ये विस्तृत है। और ये सिंधु गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के से मुख्य रूप से निर्मित है। दूसरी मुख्य विविधता की या विभिन्नता की बात करें हम तो वो है धरातलीय विविधताएं, डाइवर्सिटीज ऑफ रिलीफ। धरातल संबंधी विविधताएं जितनी हमारे देश में पाई जाती हैं उतनी अन्य किसी भी देश में शायद नहीं पाई जाती हैं। उत्तर में एक और गगनचुंबी जो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं, इसके दक्षिण में इसके बिल्कुल विपरीत उत्तर का बड़ा मैदान, एक तरफ गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला, पर्वत की चोटियाँ, और उसके दक्षिण में एक बहुत बड़ा विशाल मैदान, उत्तर का बड़ा मैदान जिसे जानते हैं, और उसके दक्षिण में उसके नीचे भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। और इनमें भी कई प्रकार की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों से बना पठारी भाग है, जो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी हैं। और इसके विपरीत भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है वहाँ पर खनिजों का लगभग अभाव है, मृदा बहुत उपजाऊ है, तो कृषि कार्य बहुत अधिक अच्छे स्तर पर होते हैं, अच्छा उत्पादन की प्राप्ति होती है। जबकि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी अल्प मात्रा में खनिजों की प्राप्ति होती है। तो ये एक धरातलीय विविधताएं हैं जो भी हमारे देश को एक और अन्य देशों से अलग करती हैं और एक अपना अलग महत्व रखती हैं। तीसरा प्रकार की अगर हम बात करें या तीसरी विविधता की हम बात करें तो वह है जलवायु संबंधी विविधताएं, डाइवर्सिटीज ऑफ क्लाइमेट। यहाँ जलवायु संबंधी संरचनात्मक एवं धरातलीय विविधताएं कम नहीं हैं। यद्यपि भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, फिर भी यहाँ की जलवायु में स्थानिक और सामयिक दोनों तरह से विविधताएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। उत्तर में जहाँ जम्मू कश्मीर है उससे लेकर धुर में दक्षिण कन्याकुमारी तक जो जलवायु के मुख्य तत्व हैं या मौसम के तत्व कहें हम, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब आदि में बहुत अधिक भिन्नता हमें उत्तर से लेकर दक्षिण छोर तक देखने को मिलती है। और ये भी एक महत्वपूर्ण विविधता या विभिन्नता है हमारे देश में। चौथे प्रकार की अगर हम बात करें या चौथी विविधता की हम बात करें तो वो है वनस्पति संबंधी विविधताएं, डाइवर्सिटीज इन वेजिटेशन। जलवायु संबंधी विविधताएं सहज ही वनस्पति की विविधताओं में प्रतिबिंबित होती हैं। हम जलवायु के आधार पर वनस्पति में भी परिवर्तन या विविधता आसानी के साथ देख सकते हैं। यदि जलवायु एक ही प्रकार की होगी तो वनस्पति भी लगभग एक ही प्रकार की होती है, लेकिन जैसे जैसे जलवायु में अंतर आता है या उसमें विविधता पाई जाती है, उसी प्रकार वनस्पति में भी विविधता बहुत अधिक देखने को मिलती है। तो वही चीज़ हमारे देश में भी लागू होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं, तो 200 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें वनस्पति में बहुत विविधता उत्तर से लेकर
हिमालय पर्वत से शुरू करें तो हम मध्य भारत, फिर प्रायद्वीपीय भारत, फिर दक्षिणी भारत और उसमें भी कन्याकुमारी तक जाएं तो हमें वनस्पति में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। पांचवी भिन्नता की अगर हम बात करें तो वो है स्थानीय समय की विविधता है, डाइवर्सिटीज ऑफ लोकल टाइम। चूँकि मैंने शुरू में ही बताया विश्व का 7वां बड़ा देश है, बहुत वृहद क्षेत्र में फैला हुआ है, तो उसकी कारण से न केवल धरातल में, जलवायु में, वनस्पति में भिन्नता देखने को मिलती है, अपितु समय में भी हमें अलग अलग स्थानों पर भिन्नता देखने को मिलती है इसके विस्तार होने के कारण। और भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री होने के कारण स्थानीय समय की विविधताएं हमें पूर्व से, अगर हम बात करें अरुणाचल और मेघालय, आसाम, पश्चिम बंगाल से शुरू होकर अगर हम गुजरात तक जाएं या राजस्थान तक जाएं तो हमें बहुत अधिक समय की भी भिन्नता देखने को मिलती है। ये भी एक हमारे देश के वृहद होने के वजह से ये इस प्रकार की स्थिति है। अगर छठी अगर हम बिंदु की बात करें, छठी मुख्य विभिन्नता की बात करें तो वो है जनसंख्या के वितरण में विविधताएं, डाइवर्सिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। स्पष्ट है कि जब इतना वृहद देश है उसमें धरातलीय भिन्नताएं हैं, जलवायु संबंधी भिन्नताएं हैं, वनस्पति संबंधी भिन्नताएं हैं, इन सब भिन्नताओं के कारण जनसंख्या का वितरण भी हमें देश के अलग अलग भाग में अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जहाँ एक और जम्मू कश्मीर जैसा हिमालय पर्वत जैसे दुर्गम स्थान या थार भूमि पश्चिम में जो है उत्तर पश्चिम भाग में, तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जब हमें नगण्य जनसंख्या के रूप में देखने को मिलती है, तो दूसरी ओर अगर हम सिंधु गंगा के मैदान या उत्तर के बड़े मैदान की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि सुविधाएं सब हैं, जल की उपलब्धता है जो मानव के बसाव के लिए आवश्यक है, कृषि कार्य बड़ी पैमाने पर होता है, तो वहाँ पर हमें जनसंख्या का अधिक दबाव, जिसमें हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये सब जो पूरी बेल्ट है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण बहुत अधिक है, घनत्व बहुत अधिक है। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी क्योंकि वहाँ अधिक सुविधाएं हैं इन निर्जन स्थानों के अपेक्षा, तो वहाँ पर भी जनसंख्या का घनत्व हमें अधिक देखने को मिलता है। तो एक और लद्दाख और थार की मरुभूमि में नगण्य जनसंख्या निवास करती है, तो दूसरी ओर जो नदी घाटियाँ जैसे मैंने आपको बताएं उनमें के डेल्टाओं में अत्यधिक जनसंख्या का निवास हमें देखने को मिलता है। और सातवीं और अंतिम जो विविधता जिसको हम रेखांकित कर सकते हैं वो है सामाजिक तत्वों में विविधता है, डाइवर्सिटीज इन सोशल एलिमेंट्स। भारत के विभिन्न भागों में, जैसा मैंने कहा, इतना बड़ा देश है, शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश होगा जिसमें इतनी सारी जातियां निवास करती हैं, इतने सारे धर्म के लोग निवास करते हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतनी सारी बोलियां हैं, इतने सारे समुदाय के लोग निवास करते हैं जो सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु हमारी जो पुरानी सांस्कृतिक धरोहर है उसने इन सबको एकजुट रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो भारत जो है वो एक तरह से विविधता में एकता वाला विश्व का एकमात्र और बहुत बड़ा देश है। इस लेक्चर को आगे हम इस टॉपिक को और अगले लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।